Friends, today we will do chapter number 3, how the state government works. Why do we have the state government? India is a huge country with 28 states and 7 union territory. Distribution of the power between the center and the states has been provided for it in the constitution. तो जैसे सभी को मालूम है, हमारे देश में 28 स्टेट्स और 7 यूनियन टेरिटरीज है, जिसके कारण हमारा देश बहुत बड़ा और विशाल है। तो प्रॉपरली रूल करने के लिए, कोई कॉन्स्टिट्यूशंस के लॉ प्रोवाइड करने के लिए और लोगों को सुविधा देने के लिए, तो कॉन्स्टिट्यूशन में जो है वो पावर डिवाइड किया गया है सेंट्रल, स्टेट्स और लोकल लेवल पे। तो जो हमारी स्टेट्स गवर्नमेंट है, ही टेक्स केयर ऑफ द स्टेट्स अफेयर्स। तो इस प्रकार जो हमारा स्टेट का गवर्नमेंट बनता है वो स्टेट्स के अफेयर को ही डील करता है। स्टेट गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द गुड गवर्नेंस ऑफ द पीपल ऑफ द स्टेट। स्टेट गवर्नमेंट मैनेज द अफेयर ऑफ द स्टेट्स इन 3 लेवल। तो जो स्टेट्स गवर्नमेंट है वो 3 लेवल पे उस वर्क को फॉलो अप करती है कि लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव। नाउ द स्टेट लेजिस्लेटिव कंसिस्ट ऑफ द गवर्नर एंड 1 और 2 हाउसेस। दो स्टेट्स लेजिस्लेटिव जो है वो गवर्नर इज़ द हेड, और किसी किसी स्टेट में 2 विधानसभाएं होती है। जैसे एग्जांपल के लिए हमारा महाराष्ट्र, जहाँ एक है आपके बॉम्बे में और एक विधानसभा उसकी है नागपुर में। द हाउसेस देयर इज़ अ लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड लेजिस्लेटिव असेंबली। इन स्टेट्स वेयर 2 हाउसेस देयर इज़ अ लेजिस्लेटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव असेंबली। तो जहाँ 2 विधानसभाएं होती है उसे एक होता है लेजिस्लेटिव काउंसिल और एक होता है लेजिस्लेटिव असेंबली। लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधान परिषद इज़ द अपर हाउस। तो जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसे हम विधान परिषद कहते हैं, ये अपर हाउस कहलाता है। और लेजिस्लेटिव असेंबली को हम विधानसभा कहते हैं, ठीक है, जहाँ पे हम वोटिंग के थ्रू अपने रिप्रेजेंटेटिव को भेजते हैं हाउस में। इज़ द लोअर हाउस, और ये लोअर हाउसेस है। स्टेट्स हैविंग 1 हाउसेस इज़ नोन एज द यूनिक्रैमल। तो जहाँ पे एक ही विधानसभा होती है उसे हम यूनिक्रैमल कहते हैं, और जहाँ 2 होती है वो बाइक्रैमल कहलाती है। नाउ लेट्स वी सी द गवर्नमेंट। द गवर्नर इज़ द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड। जो गवर्नर है वो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है। वो प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है फॉर द 5 ईयर। ही अपॉइंट्स द चीफ मिनिस्टर एंड अदर मेंबर। तो वो जो गवर्नर है स्टेट का, वो चीफ मिनिस्टर और उसके मिनिस्टर्स को अपॉइंट करता है। ही अपॉइंट्स द एडवोकेट जनरल। ही ऑल्सो अपॉइंट्स द एडवोकेट जनरल, ओके, ऑफ द स्टेट्स। एवरी बिल हैज़ टू बी अप्रूव्ड बाय द गवर्नर। तो आपका लेजिस्लेटिव असेंबली, तो आपका जो विधानसभा में जो भी बिल पास होता है, ठीक है, उसे गवर्नर के सिग्नेचर होने जरूरी है। नाउ एलिजिबिलिटी, ही शी हैज़ टू बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। गवर्नर के लिए वो भारत का नागरिक होना जरूरी है। ही शुड नॉट बी अ मेंबर ऑफ आइदर द हाउसेस। वो किसी भी हाउसेस, चाहे वो पार्लियामेंट हाउस हो चाहे वो विधानसभा हो, ओके, उसका मेंबर नहीं होना चाहिए। ही शी के नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ द प्रॉफिट, और उसे गवर्नमेंट के किसी भी पोस्ट पे नहीं होना चाहिए। पावर एंड फंक्शन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। लेजिस्लेटिव काउंसिल इज मेनली एडवाइजरी बॉडी। तो ये जो विधान परिषद होती है, जैसे हम लेजिस्लेटिव काउंसिल कहते हैं, ये एक एडवाइजरी बॉडी है। मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल आर नॉट डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपुल। तो ये जो है वो 6 ईयर के लिए रहते हैं, ओके, इनका टर्म, और ये पीपल के द्वारा डायरेक्टली इलेक्टेड नहीं होते हैं। दिस इज़ अ परमानेंट बॉडी, और ये कभी डिसॉल्व नहीं होती। इसके मेंबर जैसे ही 60 ईयर्स के बाद अपने टर्म को समाप्त करते तो दूसरा अपॉइंट कर दिया जाता है। द मेंबर आर इलेक्टेड फॉर द टर्म ऑफ 6 ईयर। स्टेट्स हैविंग 2 हाउसेस आर कॉल्ड बाइक्रैमल। तो जैसे मैंने बताया कि जैसे कुछ स्टेट्स है जिसमें कश्मीर, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, यहाँ 2 हाउसेस है। पावर एंड फंक्शन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। लेजिस्लेटिव असेंबली जहाँ पे हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करके भेजते हैं। अ प्रपोजल टू पास द लॉ और मेंट एग्जिस्ट ऑन द इन कॉल्ड द बिल। तो ये जो बिल है, तो जो विधानसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है, उसके ऊपर चर्चा होती है, फिर गवर्नर के पास भेजा जाता है। दिस प्रपोजल आर डिबेटेड और डिस्कस एमंग द मेंबर ऑफ असेंबली बिफोर वोटिंग। तो कोई भी बिल, ओके, उसको पास करने से पहले रूलिंग पार्टी और अपोजिशन पार्टी के बीच उस बिल को लेकर डिस्कशन होता है।
वन द बिल अप्रूव्ड विद द मेजॉरिटी वोट इट सेंट टू द अदर हाउस। तो जैसे ही ये बिल विधान सभा में पास होता है तो इसे अगले हाउस विधान परिषद में भेजा जाता है, वहाँ पे भी इस बिल के ऊपर डिस्कशन होता है, और जब वहाँ पे वोटिंग के बाद बिल पास कर दिया जाता है तो गवर्नर के सिग्नेचर से उसे एक लॉ बनाया जाता है। अब हम बात करते हैं व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूंसी। कॉन्स्टिट्यूंसी मतलब क्या होता है। एवरी स्टेट डिवाइडेड इनटू द स्मॉल एरिया कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूंसी विच इज स्पेसिफाइड एरिया कवरिंग द वन और मोर डिस्ट्रिक्ट। जैसे हमको मालूम है, एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमारा छत्तीसगढ़ स्टेट, वो एक बहुत बड़ा स्टेट्स है, तो उसको कई छोटे हिस्सों में डिवाइड किया गया और उन हिस्सों को डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइड किया गया है, जैसे मालूम है। और हर एक एरिया के लिए एक रिप्रेजेंटेटिव या एक इलेक्टेड मेंबर होते हैं। तो ये कैसे होता है, चुनाव के समय, ठीक है। जैसे अगर छत्तीसगढ़ में अगर चुनाव हुए थे पिछले समय, तो उसमें आपने देखा होगा छत्तीसगढ़ जो थे वो कई भागों में उसको डिवाइड किया गया था, और हर एक एरिया से एक एक कैंडिडेट अपनी पार्टी के, चाहे वो बीजेपी हो, शिवसेना हो या कांग्रेस हो, वो अपने कैंडिडेट को उस पर्टिकुलर एरिया से चुनाव के लिए नॉमिनेट करती है। पर एट द टाइम ऑफ इलेक्शन के समय जो कैंडिडेट चुनाव में ज़्यादा वोट, इलेक्शन के टाइम में ज़्यादा वोट लेके आता है, तो उस कॉन्स्टिट्यूंसी से वो रिप्रेजेंटेटिव बन के विधानसभा में जाता है। तो हमारे यहाँ जैसे उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र, ऐसे कुछ राज्य है जो बड़े हैं, तो वो कई सारे कॉन्स्टिट्यूंसीज में डिवाइडेड है। ओके, here is we take the example of Odisha. Odisha has 147 constituency. It means that Odisha was divided into 147 constituencies. The highest state like Uttar Pradesh has 403 member and its assembly. तो जो उत्तर प्रदेश जो सबसे बड़ा राज्य है, वहाँ पर 403 मेंबर्स है, रिप्रेजेंटेटिव्स है, मतलब वो बहुत बड़ा राज्य है, इसलिए उसे 403 कॉन्स्टिट्यूंसीज में डिवाइड किया गया है। ओके, असेंबली पौंडीचेरी हैज़ द 30 मेंबर्स, मिज़ोरम एंड गोवा हैव द 40 मेंबर्स। तो देखिए, आप यहाँ देखेंगे कि जैसे पौंडीचेरी है और मिज़ोरम, गोवा, जहाँ पर कम कॉन्स्टिट्यूंसीज है 30 और 40। वाई? बिकॉज द अकॉर्डिंग टू एरिया वाइज एंड पॉपुलेशन वाइज हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी डिवाइड होती है। नाउ हाउ इज द गवर्नमेंट फॉर्म्ड? After the election, legislative assembly, the political parties whose MLA own more than the half number of तो जैसे मैंने बताया, एक एग्जांपल लिए हमारे छत्तीसगढ़, वो कई सारे कॉन्स्टिट्यूंसीज में डिवाइड है, अबाउट 90। तो इलेक्शन के समय इन सब 90 कॉन्स्टिट्यूंसी से हर एक पार्टी अपने एक एक कैंडिडेट को चुनाव के समय एट द टाइम ऑफ इलेक्शन नॉमिनेट करती है, और इलेक्शन में जिस भी पार्टी के मेंबर को ज़्यादा वोट मिलता है वो उस कॉन्स्टिट्यूंसी से विनिंग या विनर घोषित किया जाता है। तो इस प्रकार से 90 कॉन्स्टिट्यूंसी हमारे पास है। तो जैसे हमने पिछले चुनाव में देखा था विधानसभा के, तो कांग्रेस के अबाउट 60 मेंबर्स, तो जो कांग्रेस के थे अबाउट 60 के लगभग जो मेंबर थे, उन्होंने 60 कॉन्स्टिट्यूंसी पे विनिंग किया, मतलब कि जीत दर्ज कराई। तो इसका मतलब ये हुआ कि 90 में से 60 सीट्स जो थी वो कांग्रेस के पास थी, तो वो एक मेजॉरिटी पार्टी बन के बनी। तो गवर्नर ने कांग्रेस को गवर्नमेंट बनाने के लिए इनवाइट किया। ओके, सो इन दिस वे द चीफ मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय गवर्नर। इस प्रकार जो मेजॉरिटी पार्टी है उसके जो लीडर है वो सीएम बनते हैं, एंड सीएम अपॉइंट्स द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, और सीएम फिर अपने नीचे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अपॉइंट करते हैं। लेट्स वी सी पावर एंड फंक्शन ऑफ चीफ मिनिस्टर। चीफ मिनिस्टर इज द लीडर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो जो चीफ मिनिस्टर होता है वो लीडर होता है लेजिस्लेटिव असेंबली में। ही इलेक्ट्स द मिनिस्टर्स इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं वो भी कौन सिलेक्ट करता है? चीफ मिनिस्टर। सीएम इज़ द मेन लिंक बिटवीन द गवर्नर एंड द स्टेट कैबिनेट। तो जो सीएम होता है वो लिंक होता है गवर्नर और अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बीच में। इट इज़ अ ड्यूटी टू कम्युनिकेट टू द गवर्नर ऑल हिज डिसीजन टू द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो ये सीएम का ही काम होता है, वर्क होता है कि उसके द्वारा या उसके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के द्वारा किए जा रहे वर्क को वो गवर्नर तक के इन्फॉर्म करे। एज द चीफ स्पोक ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट ऑल द इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट ऑन द बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट इज मेड बाय हिम। तो वो
लीडर होता है मेजॉरिटी पार्टी का, तो जितने भी मेन डिसीज़न है वो सब चीफ मिनिस्टर ही अनाउंस करता है या उन्हीं के सिग्नेचर के द्वारा वो लागू किया जाता है। Now, the role of media. Media work as a link between the government and the electorate, in which they convey the message about the work of the government. Media include newspaper, television, broadcast, radio. Role of media. तो डेमोक्रेसी का ये फोर्थ पिलर कहलाता है। क्यों? बिकॉज मीडिया प्रोवाइड ऑल द इंफॉर्मेशन, डिटेल इंफॉर्मेशन ऑफ द गवर्नमेंट, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट की हो, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट की हो, या फिर वो आपके लोकल गवर्नमेंट की, उसकी पूरी जानकारी या उनके द्वारा किए गए कार्य वो हमको किसके थ्रू पता चलते हैं? मीडिया। मीडिया में आपका न्यूज़पेपर, टेलीविज़न, इंटरनेट ये सब इंक्लूड होता है। सो दैट्स वाई द मीडिया इज़ नोन एज द फोर्थ पिलर ऑफ द डेमोक्रेसी। इसलिए हम जो मीडिया को फोर्थ पिलर कहते हैं डेमोक्रेसी का। मिनिस्टर्स एंड द रिप्रेजेंटेशन होल्ड द प्रेस कॉन्फ्रेंस और मेक द प्रेस रिलीज टू कनेक्ट विद द पीपुल दे रिप्रेजेंट। इंफॉर्मेशन ऑफ द न्यू पॉलिसीज मेड बाय द गवर्नमेंट। इसी कारण चाहे वो किसी भी लेवल की गवर्नमेंट हो, बीच बीच में दे कन्वे द इंफॉर्मेशन टू इट्स सिटीज़न थ्रू द मीडिया। इसलिए जो गवर्नमेंट है वो बीच में जो भी वो फैसला लेती है या लॉज बनाती है उसका इंफॉर्मेशन वो प्रेस मीटिंग के थ्रू लोगों को पहुंचाती है। ओके, द चैप्टर इज़ कंप्लीटेड। नाउ इन द नेक्स्ट वी विल डू क्वेश्चन एंड आंसर।